आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूँ गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे, जहाँ पे हम लोग आज की क्लास में अधिगम और क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी एग्जाम का टेट एग्जाम हो, सी टेट, बी टेट, एस टेट या फिर आपका यूपी टेट, रीट, जो भी केंद्रीय विद्यालय डीट पे, सभी में इससे 5 नंबर क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, सी टेट में। तो आज हम लोग जो क्लास करेंगे उस क्लास को अच्छी तरह समझ लेने के बाद आपका 5 नंबर किसी भी टेट एग्जाम में फिक्स है, इस बात की मैं पूरा गारंटी देता हूँ। हम लोग आज इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, साथ साथ किस तरह के अधिगम और क्षमता होते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना, उसे भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए। चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि लर्निंग और क्षमता होता क्या है। जो अधिगम और क्षमता होता है वो एक तरह का अक्षमता है जो नॉर्मल बच्चों में, सामान्य बच्चे देखने में लगते हैं लेकिन वो सामान्य होते नहीं, उसमें अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। तो इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अधिगम और क्षमता दो पद अलग अलग पद अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना है। अधिगम शब्द का आशय सीखने से है था, और क्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम और क्षमता का तात्पर्य सीखने क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से होता है। जो किसी बच्चे में किसी चीज़ की योग्यता की कमी हो, चाहे पढ़ने में, लिखने में, उच्चारण करने में हो, मैथ से संबंधित अक्षमता हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अधिगम और क्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क महोदय के द्वारा किया गया था, और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित। सबसे पहले जो सैमुअल किर्क महोदय थे, ये जो भी यूपी टेट या रीट में पूछा जाता है किसने किए थे, तो सैमुअल किर्क महोदय ने किए थे। अधिगम और क्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणित प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मददा, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। संभवतः मस्तिष्क क्रियाविधता जो संवेगाधिक और क्षमता होता है उससे संबंधित होती है। तो हम समझ गए हैं कि अधिगम और क्षमता एक तरह का क्षमता है जो बच्चे में, ऐसी क्षमता जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, बच्चों में विद्यमान होता, और लगभग 100 में 90% बच्चे अच्छे तो 10% बच्चों में अधिगम और क्षमता होने की संभावना देखा गया है ऑल ओवर इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइज में। ठीक है। तो इसे हम लोग और अच्छी तरह से जानते हैं। तो अधिगम और क्षमता अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं किस किस प्रकार के अधिगम और क्षमता होते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक और चीज जानने का प्रयास करेंगे। अधिगम और क्षमता का महत्वपूर्ण जो बिंदु है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिससे हम लोग को दिमाग में रखना, जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, तो उसे हम लोग जानते हैं। अधिगम और क्षमता आंतरिक होती है। कैसी होती है? आंतरिक। ये दिखाई नहीं देता था, ये अंदर में किसी बच्चे में पाया जाता है। ओके। सीखने की अक्षमताएं आम है। जो बच्चे में सीखने की अक्षमताएं होती है, डिसएबिलिटीज होती है, वो आम होती है, वे काफ़ी आम है। दुनिया में लगभग 10 में से हर एक बच्चा सीखने की अक्षमता से पीड़ित है। मतलब 10 में से एक बच्चा, या कह सकते हैं 10% बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। यह अस्थायी स्वरूप का होता है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं किसी में हो गया तो वो ठीक हो जाएगा, जैसे कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए ये क्या होता है? विद्यमान आजीवन रहता है। ओके, इसको हम समझ गए। सीखने की अक्षमता का मतलब कम बुद्धि होना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर सीखने की अक्षमता है, लर्निंग डिजेबिलिटीज है, तो वो कम बुद्धि का होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति एक ही समय में सीखने में असक्षम होने के साथ साथ प्रतिभाशाली भी हो सकता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोगों को उदाहरण के लिए कुछ हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय हैं, थॉमसन एडिसन है, और लियोनार्डो दा विंची जो मोनालिसा का तस्वीर बनाया, इसके बारे में कहा जाता है ये प्रतिभावान व्यक्ति भी अधिगम और क्षमता से पीड़ित है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो अधिगम और क्षमता किसी बच्चे में होगा, इसका मतलब नहीं उसका आईक्यू कम होगा, उसका आईक्यू नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एक अक्षमता है जो नॉर्मल बच्चों को पता नहीं चलता, गार्जियन को पता नहीं चलता। अगर शिक्षक इस चीज़ को जानेंगे तो इसे समझ पाएंगे और उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग उसे कुछ प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर्जरी या दवा के माध्यम से सीखने की अक्षमता कम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि हम सर्जरी कर देंगे किसी बच्चे का या फिर उसे हम दवाई देखेंगे उसको ठीक कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है।
सही शैक्षिक सहायता और हस्तक्षेप करके उनका इलाज किया जा सकता है। सही उसे क्या करेंगे हम लोग, शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। सीखने की अक्षमता वाले बच्चे भी स्कूल और जीवन में सफल हो सकते हैं, ऐसा पूरा संभावना होता है। इसलिए किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसे हमको सपोर्ट करना चाहिए, उसे हमें लोग को पीछे करने की कोशिश नहीं करना है। इसलिए शिक्षकों को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोग अगर समझेंगे पढ़ेंगे तो आप लोग को और आसानी होगी इस बच्चे को उसका समस्या को दूर करने में। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अधिगम अक्षमता के हम लोग प्रकार को जानते हैं, कितने प्रकार के अधिगम अक्षमता होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अधिगम अक्षमता के प्रकार में हम लोग पठन अक्षमता को लेते हैं। जो रीडिंग डिसएबिलिटीज होती है वो क्या होती है, इससे तात्पर्य पढ़ने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से है। मतलब पढ़ने में किसी तरह का क्या होता है, इसमें विकार होता है। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएं आती हैं। इसमें जो सबसे अधिक दो अक्षमता आती है, जो वो एक होता है पहला डिसलेक्सिया और दूसरा होता है एलेक्सिया। इसे हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो मुख्य रूप से आपको दिमाग में रखना डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे BBI कर दे डिसलेक्सिया को, ये पूछना ही पूछना है सभी एग्जाम में डिसलेक्सिया। और इसे हम लोग डिटेल में जानते हैं ये डिसलेक्सिया होता क्या है। तो हम लोग फिगर के साथ भी समझने का प्रयास करते हैं ये डिसलेक्सिया क्या होता है। चलो देखिए, डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है, मतलब पढ़ने से संबंधित समस्या। कोई बच्चा अगर कुछ पढ़ रहा है तो उसको समस्याएं होती हैं। इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे ये बच्चे को आप देख सकते हैं, ये बच्चे को पढ़ने में क्या हो रहा है, क्षमता में क्या हो रहा है, पढ़ने में समस्याएं हो रही है। मतलब ये बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी को डी पढ़ता, बी को वो डी लगता है, उसको देखने में विभेद नहीं कर पाते हैं। हम लोग बहुत से बच्चे को देखोगे वो बी को डी लिख देते हैं, बी को क्या लिखते हैं, डी लिख देते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे जैसे साव को वाज लिखते हैं, ऐसे डब्लू इधर से लेफ्ट टू राइट ने लिख करके क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट लिख देते हैं। या न्यूक्लियर को वो क्या कहते हैं, अनक्लियर लिखते हैं। इस तरह की समस्याएं बच्चों में पाई जाती है। मतलब कि बच्चे क्या होते हैं पढ़ने में, वो क्या होता है इस तरह का साव को वाज, अनक्लियर को है ना, अनक्लियर को न्यूक्लियर, इस तरह के वो पढ़ने में क्या होता है, पठन समस्याएं होती हैं। तो इस तरह की बीमारी जिस बच्चे में होगी, पढ़ने की समस्या जिसमें होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। पठन अक्षमता जिसमें होता है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। क्लियर, चलिए बहुत ही BBI है, इसे आप लोग कर लीजिए, सभी एग्जाम में आपके आएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। आगे हम लोग समझते हैं। अब आता है एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है इसे हम लोग जानते हैं। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। यह भी एक तरह पढ़ने की अक्षमता है, लेकिन ये किस कारण से होती है, मस्तिष्क में किसी कारण से क्षति, अगर दिमाग में किसी तरह का प्रॉब्लम है उसे, इस बच्चे को संभावना है कि एलेक्सिया हो जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। यह एक्वायर्ड या अर्जित डिसलेक्सिया भी कहता है। डिसलेक्सिया का ही एक तरह का ये भाग है, इसे अर्जित डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसे अधिगम अक्षमता होने की संभावना भी होती है। ये अलग अलग अक्षमता जैसे डिस्ग्राफिया, अफेजिया, जो आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा, वो भी होने की संभावना बच्चों में होती है, किंतु प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं है ऐसा होगा। जैसे इस बच्चे को क्या है, एलेक्सिया है, तो वो क्या होता है, मस्तिष्क अक्षमता कारण से होता है, तो उसे पढ़ने में क्या हो रही, समस्याएं हो रही है, जिससे आपको देखने लग रहा है, और जबरदस्ती वो पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो मतलब कि उसे पढ़ने में क्या हो रही है, समस्याएं हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है, तो मतलब पढ़ने में संबंधित समस्या जिसमें भी आएगा, तो एक हम लोग देंगे क्या, डिसलेक्सिया, दूसरा देंगे हम लोग एलेक्सिया। ये दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए। ओके, अब आते हैं हम लोग लेखन संबंधी समस्या। अगर किसी बच्चे को लिखने में समस्या होती है तो वो क्या होती है उसे हम लोग जानते हैं। राइटिंग डिसएबिलिटीज क्या होता है उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। इससे तात्पर्य लिखने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से होती है। लिखने में अगर किसी तरह की समस्या हो, लेखन अक्षमता कहेंगे हम। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 आते हैं, 3-4 आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आप लोग को जो एग्जाम में पूछा था 3 मैं सभी को लिया हूं, इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। पहला होता है डिस्ग्राफिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, BBI इसको कीजिए, ये सभी एग्जाम में आपके आते हैं।
अप्रेक्सिया ये भी आते हैं, लेकिन डिस्ग्राफिया से कम आते हैं, और डिस्प्रैक्सिया ये भी आते हैं। ओके, तो ये 3 तरह के मुख्य रूप से लेखन और क्षमता मतलब लिखने की समस्याएं होती हैं। जैसे हम लोग डिटेल आगे हम देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, डिस्ग्राफिया क्या होता है इसे हम लोग जानते हैं। यह लिखने संबंधी क्षमता, जैसे बच्चे देखें ये लिख रही है तो ये हेल्प लिख रही है, इससे समस्या हो रही है, लिखने में से दिक्कत हो रही है। इसमें यह या तो बच्चे ठीक से नहीं लिख पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं होती, या ठीक से लिख नहीं पाते हैं या लिखावट राइटिंग में भी उसके प्रॉब्लम होती है। समानता इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियां होती है, मतलब कि हाथ या अंगुली में समस्या हो या फिर मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी या अधिगम अक्षमता संभव हो सकती है। मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो या फिर हाथ या हथेली में कोई समस्या होने से बच्चे क्या करते हैं, अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका डिस्ग्राफिया। इसे दिमाग में रखने के लिए मैं एक आपको बताता हूँ एक ट्रिक। आप सभी एक चीज बनाए होंगे, ग्राफ बनाए होंगे, ग्राफ कॉपी में ग्राफ बनाए होंगे, अलग अलग तरह के ग्राफ होते हैं, आप लोग से भी बनाए होंगे। तो ग्राफ जो होता है वो ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने की ग्राफिया मतलब ग्राफ है ना, ग्राफिया ग्राफ, तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं मतलब लिखते हैं, लिखने से संबंधित समस्या होगा तो उसका मतलब डिस्ग्राफिया से होगा। ओके, इस तरह से अभी आप लोग इसे याद रख सकते हैं, बहुत ही आवश्यक है ये पॉइंट, आपके एग्जाम में निश्चित यहाँ आते हैं, आप लोग समझ लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। अब आता है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है इसे हम लोग जानते हैं। अप्रेक्सिया यह भी एक तरह का क्या है, लिखने समस्या ही समस्या, लेकिन इसे कुछ अलग ढंग से हम लोग जानते हैं। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से सम्मत सक्षम गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। निपुण नहीं हो पाता मतलब निपुण मतलब होता है पूर्ण, निपुण नहीं होना मतलब पूर्ण नहीं होना, नहीं हो पाता मतलब उसे लिखने में, चलने में, टहलने में, बोलने में इस तरह का दिक्कत होता है, उसको अप्रेक्सिया कहते हैं। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। यह बीमारी जो होता है बच्चों, किसी भी व्यक्ति के जो मस्तिष्क होते हैं, जो मस्तिष्क का मस्तिष्क में किसी भी तरह का क्षति के कारण ये समस्याएं आती है। ओके, तो इस फिगर से भी देख रहे हैं ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि उस समस्या को अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं और वो लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है उसके टीचर्स के द्वारा। तो आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है इसे हम लोग जानते हैं। डिस्प्रैक्सिया यह अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है, अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण सूचना गतिक कौशल में निपुण नहीं हो पाता है। और सूचना को गतिक कौशल मतलब कि दिमाग को मैं बोल रहा हूँ कि आप ए लिखिए तो ये ए लिख रहा है, मैं दिमाग को बोल रहा हूँ कि बी लिखिए तो ये बी लिख रहा है। अगर मैं नहीं बोलूंगा, उसे ऑपरेट नहीं करूंगा तो ये बी की जगह कुछ भी लिख सकता है। तो इसमें क्या समस्या होती है, जो बच्चों के मस्तिष्क में जो क्षति होने के कारण क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो है, मस्तिष्क का इंफॉर्मेशन वो हैंड तक नहीं आ पाता है, गति नहीं कर पाता है, इस कारण से लिखने में समस्या होती है। दिमाग कुछ करता है और हाथ कुछ करता है, वह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं होता। हाथ के साथ साथ आंख में भी वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, इस बीमारी से ग्रसित बच्चे। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जो सेंसरी इंटीग्रेशन डिजॉर्डर भी कहता है, मतलब तंत्रिका तंत्र जो हमारे हैं उसमें भी डिजॉर्डर होने का आपको पता है, जैसे कि आपको कहीं पे चोट लगता है, कहीं पे हाथ जलता, तुरंत आपको क्विक एक्शन आपके माइंड पे आता है, ये हमारा तंत्रिका तंत्र के कारण से ही होता है। आपको कहीं चोट लगा तो इन्फॉर्मेशन, आपका कहीं पे दर्द है तो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाता है, वो इतना फास्ट होता है। अगर आपका हाथ कहीं जल गया तो इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये सेंसरी जो हमारा इंटीग्रेशन है, इस कारण से हम लोग इन्फॉर्मेशन को ले पाते हैं। और इसी इन्फॉर्मेशन को वो क्या होता है, इस बीमारी से ग्रसित बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाता है दूसरे पार्ट्स को, जिस कारण से वो लिखने में समस्याएं करते हैं। तो ये तो डिस्प्रेक्सिया आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए तो लिखने संबंधित समस्या में क्या सब आएगा, 3 आ गया है, कौन कौन, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। एक हो गया आपका क्या हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, दूसरा अप्रेक्सिया और तीसरा क्या हो, डिस्प्रैक्सिया। इन तीनों को आपको दिमाग में रखना है, इससे आते हैं क्वेश्चन, आपको कंप्लीट दिमाग में रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आता है, जो सबकी समस्याएं हैं, आप लोगों में भी बहुत सारे व्यक्तियों को समस्याएं होती है, वो आता है मैथ से संबंधित समस्या। तो मैथ से संबंधित समस्या जो होता है उसको डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आता है।
यह ऐसी अधिगम क्षमता है जिसमें बच्चे गणित अंकगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? गणित या अंकगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमलैक्सिया भी कहा जाता है, अलग नाम से भी जानते हैं। और इसमें बच्चे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स या मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने में, मैथ्स को सॉल्व करने में समस्या का मतलब उसे दिक्कत होती है। और ऐसा नहीं किसी का मैथ्स खराब हो तो उसे डिस्कैलकुलिया ही है, हो सकता है वो उसे माहौल नहीं मिला, पढ़ नहीं पाए, लेकिन इस तरह का जिसको ये डिस्कैलकुलिया होता है वो निश्चित रूप से मैथ्स में उसको समस्या होती है, वो मतलब कि इम्प्रूव नहीं हो पाता है। ओके, और किसी को मैथ्स नहीं आ रहा तो वो हो सकता है किसी रीजन से नहीं आ रहा, आप पढ़िएगा, आप इस यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो दिए गए हैं, आप वहाँ पे देखिए, पढ़िए, आपको मैथ्स बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, आप उसे देख भी सकते हैं। ठीक है, आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको सब सुविधा मिलेगा। आपको जो भी टेट का तैयारी कर रहे हैं किसी भी का, आपको सब तरह का पढ़ाई यहाँ पे होगा, सब सब्जेक्ट का। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, प्लेलिस्ट में वीडियोस देखिए, और कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, आपको उस तरह से वीडियो आपको मिलेगा। चलिए, अब डिस्कैलकुलिया के कई प्रकार होते हैं, वो क्या क्या होते हैं उसे हम लोग जानते हैं। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया होता है, लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया होता है, वर्बल डिस्कैलकुलिया होता है, प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया होता है, और ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया। तो अलग अलग टाइप्स हैं, आपको बस एक दिमाग में रखना है, डिस्कैलकुलिया। और एक और ट्रिक याद करने का मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग सभी को यूज किए होंगे, कैलकुलेटर। आप सबों ने क्या यूज किया होगा? कैलकुलेटर, जिसमें 1 2 3 4 अलग अलग 6 प्लस माइनस लिखा रहता है ना, कि आपको कैलकुलेटर करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर, कैलकुलिया। देखिए, कैलकुलिया और कैलकुलेटर दोनों एक ही तरह का चीज़ है। तो कैलकुलेटर का यूज हम लोग गणित में करते हैं, मैथ्स में करते हैं। तो मैथ्स से संबंधित समस्या आएगा मतलब कैलकुलेटर मतलब क्या हो गया? डिस्कैलकुलिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये 3 दिमाग में आपको रखना है। पढ़ने संबंधी समस्या को डिसलैक्सिया, लिखने संबंधी को डिस्ग्राफिया, और मैथ संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया। ये 3 तो निश्चित ही सभी एग्जाम में रहते हैं, इसे कोई नहीं काट सकता है। ओके, तो आपको इसको दिमाग में आपका कंप्लीट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आपका कोई भी अक्षमता नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जितना तरह का आते हैं एग्जाम में सबको पढ़ाएंगे, और आपको उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा एग्जाम में, आपको इस तरह से मैं बता रहा हूँ। चलिए, अब मौखिक रूप से सीखने वो भाषा संबंधी अक्षमता, ये क्या होता है? आपका जो, आपको पता होगा, जो आप टेट एग्जाम देते होंगे, आपका 2 लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाषा संबंधी समस्या। इससे तात्पर्य है जिनको मौखिक रूप से बोलना नहीं आता या किसी प्रकार की भाषा से संबंधित समस्या या कमी होती है, वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर निम्न अक्षमताएं आती है। वो क्या अक्षमताएं हैं? पहला होता है अफेजिया, और दूसरा होता है डिस्फेजिया। तो जो लैंग्वेज पेपर आपका 1 2 पूछा जाता है, हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश जो भी, तो उसमें इस क्वेश्चंस को आपको अफेजिया और डिस्फेजिया क्वेश्चंस आएगा। तो अभी हम लोग सीटीपी क्लास कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स से रिलेटेड डिस्कैलकुलिया हो गया, या फिर आपको लैंग्वेज वाला जो पेपर होगा उसमें अफेजिया, डिस्फेजिया, सभी को मैं कंक्लूड करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े, एक ही क्लास में आपको इस तरह की समस्या का समाधान हो सके। इस तरह से आपके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, तो इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं ये क्या होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये होता क्या है, दोनों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अफेजिया क्या होता है। अफेजिया, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को अफेजिया कहता है। मतलब भाषा मतलब कि लैंग्वेज, और संप्रेषण मतलब बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो जो हमारा जो लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी, और अच्छी तरह से बात नहीं हो पाता है, तो वो इसके अंतर्गत क्या होगा? आएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या था? इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतया मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। जो अफेजिया होता है, यह भी मस्तिष्क में किसी प्रकार की समस्या से होता है, और ये मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपने मनों के विचारों को, संप्रेषण को वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जैसे ये बच्चे को अगर समस्या है तो वो मन में, मस्तिष्क में समस्या होने के कारण से वो अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने अंदर में जो आइडियाज हैं वो बाहर नहीं कर पाते हैं, तो उसको अंदर वो क्या बीमारी होगा? वो अफेजिया के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं हम लोग, डिस्फेजिया क्या होता है। ये भी लगभग उसी तरह का चीज है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण
पूर्णता और क्षमता को डिस्प्ले चेक करता है। मतलब कि मस्तिष्क में कोई तरह का समस्या होने के कारण से क्या होता है कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, बातचीत अच्छी तरह से या आंशिक रूप से कर पाते हैं, ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो आप फेजा और डिस्फेजा क्लियर हो गया। तो आपका फिक्स है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा। चलिए, ये पूरा मेरा गारंटी है, आना ही आना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी भी बहुत आदमी को देखा जा रहा है। ये होता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया डिसऑर्डर क्या होता है? यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत तरह की समस्याएं होती है, तनाव में रहता है, मतलब उससे कहीं ना कहीं हो सकता है संभावना डिस्थीमिया होने की है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। और इस तरह का अगर कोई बच्चा, आपको पता है कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, आप तो वो बच्चे का जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए कभी भी किसी को तनाव में नहीं रहना और इस तरह का जो डिसऑर्डर है उसे इम्प्रूव करने का हमें प्रयास करना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी आप लोग कोई भी समस्या हो, आप लोग तनाव में नहीं रहिए, टेंशन में नहीं, कोई भी एग्जाम है आप सही से क्लास कीजिए, आपका समस्या दूर होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको समस्या नहीं है, आपको पता है। आप लोग सभी को मैं एक ही बात बताऊंगा कि हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। अगर चिंतन करेंगे तो क्या होगा, हम सक्सेस करेंगे, और चिंता करेंगे तो हम क्या करेंगे, सक्सेस नहीं करेंगे, हम लोग पीछे जाएंगे। इसलिए कहा था चिंतन करिए, चिंता नहीं करिए। चिंता क्या होता है, चिता के समान होता है, और चिंतन क्या होता है, सक्सेस करता है आदमी को। तो इस बात पे हमें ध्यान देना है। आगे क्या होता है, डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है। तो उसका मन का जो स्थिति है हमेशा निम्न होगा, डाउन होगा, वो डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, है ना, कि अलग अलग समस्या होने के बाद क्या होता है, वो उसका प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, अलग अलग माथा पे हाल देखिए, है ना, अलग अलग का वो एक्टिविटीज को यहाँ पे शो कर रही है कि किस तरह समस्याएं उसे हो रही है। तो हमें इस तरह से क्लियर करना है कि जो डिस्थीमिया से होगा वो क्या होगा, मस्तिष्क की तरह का समस्या है। चलिए, तो आगे हम लोग फिर चलते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोगों का जो लगभग अभी सबके साथ देखने को मिलता है, डिस्मोर्फिया। ये भी एक तरह का समस्या है, अक्षमता, डिस्मोर्फिया। यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उससे उसके शरीर की कुछ अंग बहुत छोटा या अपूर्ण है, मतलब उसका शरीर का कुछ अंग है छोटा या बड़ा हो गया है। जैसे ये आपको देख रहे हैं, ये जो है ये अपना शरीर को आईने में देख रहा है और आईने में उसे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं पतली हो गई हूँ, और दूसरे से वो कंपेयर करता, मैं ऐसी हूँ तो मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ तो मैं वैसा हूँ, बाइसेप ट्राइसेप शरीर का शेप्स। तो ये जो देखने में उसे लगता है, तो ये जो बीमारी किसी को होता है, बार बार अपने आप को मिरर में देखना या दूसरे से कंपेयर करना, तो ये डिस्मोर्फिया का एक प्रॉब्लम है। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम में पड़ता, मतलब ये सब ही देखने में लगता है और अधिगम नहीं कर पाता। उसका उंगली छोटा हो गया है, हाथ छोटा हो गया है, पैर छोटा हो गया है, तो ये बड़ा खतरनाक बीमारी है। तो इसे हम लोग को समझना है कि ऐसा बीमारी जिसमें उसे लगता है कि उसका शरीर का शेप छोटा या बड़ा हो गया है और वो अपने शरीर के आकार को दूसरे से कंपेयर करता है, जिस कारण से ताकि वो उस तरह से हो सके, जिस कारण से उसका पढ़ाई प्रभावित होता है। तो इस तरह की बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्मोर्फिया के अंतर्गत आता है। ओके, तो जितनी भी तरह की बीमारी थे आप लोग को हम बता दिए हैं। तो ऊपर के जो 3-4 बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाले भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरह क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज को शुरू करते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसे करने के बाद आपके इस टॉपिक में आपके 5 मार्क्स फिक्स हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए आप लोग, और आप लोग भी आंसर कोशिश कीजिए देने का, रजिस्टर में हो, कमेंट बॉक्स में हो, ताकि बाद में आप इसे मिला सकें। ओके, एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि वह बच्चा जो साव को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, वह डैश से ग्रसित है। तो वह किससे ग्रसित है, डिस्मोर्फिया से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है, शब्द जम्बलिंग विकार से ग्रसित है, या डिसलेक्सिमिया से ग्रसित है। स्वाभाविक सी बात है, तो ये सब क्या है, अब गलत है। अगर इस तरह का जो समस्या बच्चों को होगा वो किस में होता है, डिसलेक्सिया में होता है। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, पढ़ने की अक्षमता के अंतर्गत आता है। चलिए, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सही आंसर दिए होंगे।
चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सीटेट एग्जाम में, टेट एग्जाम में, यूपी टेट में, रीट में पूछा गया है, तो आपको इसे समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, आप लोग कोशिश कीजिए तब मैं इसका आंसर बताऊँ। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को। पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए, अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? उपयुक्त तरीका नहीं है हमें चुनना है। और संवेदनशील कोई बच्चा है तो उसे सिखाने में मदद करने की निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो जो सब उपयुक्त उसे छांट देंगे, जो उपयुक्त नहीं है वो बच जाएगा। या कार्य को छोटा प्रबंधनीय, जो मतलब कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये बात क्या है? अच्छा बात है। तो ये हम यहाँ क्या सेलेक्ट करना, नहीं सेलेक्ट करना है, तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद क्या है, अधिगम वैकल्पिक तरीके की पेशकश, ये बात भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या है, गलत है, हमें नहीं सुनना है। उनके क्या करना है, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, तो एक्टिविटी बेस्ड स्टडी करने से बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ये बात भी क्या हो गया, गलत हो। यहाँ पे हमें नहीं पूछा है, तो नहीं। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये क्या है, गलत है। तो यही हमको सेलेक्ट करना है कि कोई बच्चा अगर कोई समस्या अगर है, अगर वो बेचैन होता है, उसे फटकार नहीं लगाना, उसे हमें सांत्वना देना है, उसे अच्छी तरह समझाने का प्रयास करना है, उसकी समस्या को हमको देखना है। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाए। क्लियर। चलिए, तो बहुत अच्छा। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ ले होंगे। चलिए, तो आप लोग आंसर भी कर ले होंगे, तो देखने का प्रयास करते हैं फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का चाक्षुष स्मृति के ह्रास से संबंधित है। ह्रास डैश से संबंधित है, किससे? मतलब अगर वो बच्चा क्या कर रहा है कि अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई, सीधा हमें पढ़ने में कठिनाई आ गया, तो हमें अब कुछ नहीं देखना है। पढ़ने में कठिनाई मतलब डिसलेक्सिया होगा, और आप ऑप्शन पे दे जाना भी नहीं है, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। इसके गणित से संबंधित है, डिस्ग्राफिया आपका लिखने से है, और डिस्प्लेक्सिया क्या है, आपका जो गति कौशल से उससे है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए नंबर आ गया। तो एक के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा। तो आप क्लियर हो गया, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए। तो हमारे सामने किसी भी तरह क्वेश्चन देगा तो हम लोग आसानी से उसे बना लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम औसकता वाले बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, यह बात क्या है, गलत है। हम नहीं कह सकते वो मंद होगा या तेज होगा। बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं, ये बात भी गलत है। बच्चों का एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, ये बात क्या है, हमारा सही है। और भी ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। इसे बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं, ये बात भी क्या है, गलत है। उसे आसानी से पहचानते समझते नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि अधिगम औसकता वाले बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, इसीलिए उससे क्या होता है, दिक्कत होता है पढ़ने में। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। पढ़िए आप लोग, आंसर कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ऐसा बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वह ग्रसित है। मौखिक रूप से सीखने में अक्षम है,
तो स्वाभाविक मौखिक रूप से सीखने में अगर कोई दिक्कत होगा तो एलेक्सिया तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। अग्रेफिया भी नहीं होगा। मौखिक रूप से जो समस्या होता है अफेजिया और डिस्फेजिया में आता है, तो हमारा अफेजिया यहाँ पे ऑप्शन दिया, तो हमारा सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे सी। और डिस्ग्राफिया तो जाना है लिखने में संबंधित है, तो ये हमारा होगा नहीं। तो कितना आसान हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। अफेजिया मतलब मौखिक रूप से सीखने में जो दिक्कत होता है या बोलने में दिक्कत होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अफेजिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोग सही जवाब दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। सभी कोई क्वेश्चंस को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें और अपने दिमाग से कोशिश करें आंसर करने का। उसके बाद मैं बता ही रहा हूँ आंसर मिला, ताकि आपका भी इम्प्रूवमेंट, आपका भी मूल्यांकन हो सके, स्व मूल्यांकन हो सके, सेल्फ एवोल्यूशन हो सके आपका। छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है हमें चुनना है। जो पठन कठिनाई का है उसे क्या होगा, गलत करना है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये क्या होता है, होती है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होती है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये बात भी क्या होता है, होती है। चलिए, होती है नहीं होते हैं। छोटे विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई में नहीं होता है? सुसंगत वर्तनी में कठिनाई थी। वर्तनी मतलब लिखावट, लिखने में हैंड राइटिंग कैसा अच्छा है नहीं है, तो ये बात क्या कठिनाई तो नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाए, क्योंकि ये कठिनाई नहीं है। कठिनाई क्या है, वर्ण और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होती है। और हमें पूछा कठिनाई नहीं है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, अच्छी तरह से साफ साफ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए सुसंगत वर्तनी में कठिनाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 का 2 हो जाएगा, बी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आप लोग पढ़िए। इसको मैंने आपको बताया था, मे लास्ट पॉइंट्स आपका बेईमानी का था। क्या होगा इसमें, अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या कहलाती है। मतलब क्या, कोई मिरर की तरह इमेज बता के, क्या आपको पता है ना कि वो अपने आप को छोटा देखता है या बड़ा देखता है, तो वो दूसरे से कंपेयर करता है। जैसे जिम में जाते हैं, मिरर लगा रहता है, क्यों रहता है, ताकि वो अपने शरीर को इम्प्रूव करे किस तरह से, है ना, बार बार वो मिरर देखता है, बाइसेप बना, ट्राइसेप बना, किस तरह से बना, तो ये सब देखने के लिए वो प्रयोग करते हैं। तो अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या कहलाती है, तो वो क्या करता है, बुलिमिया ये नहीं होगा, प्रोजेरिया ये सब आलतू फालतू दिया है, ये सब होता नहीं है। ठीक है, और डिस्मोर्फिया आपको बताए थे, डिस्मोर्फिया होता है, तो सी होगा आपका आंसर। और डिमेंशिया ये सब नहीं है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या मिल गया, सी मिल गया, कि मतलब किसी को देख करके दूसरे से कंपेयर करना, शरीर लंबा छोटा, क्या शरीर का किसी अंग को छोटा हो जाना, तो वो डिस्मोर्फिया के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखें आप लोग। गतिक कौशल में अक्षमता होती है, गतिक कौशल में अक्षमता होती है, बुलिमिया, प्रोजेरिया, प्रोक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। गतिक कौशल में जो अक्षमता होती है, किस तरह की अक्षमता होती है, आपको बता देते हैं कि जो गतिक कौशल होता है, जो मोटर जो स्किल्स होता है, उसमें जो प्रॉब्लम है डिस्प्रैक्सिया के अंदर आता है, जो कि लिखने से संबंधित होता है और मस्तिष्क में विकार से जुड़ा हुआ था। तो गतिक कौशल पूछे तो डिस्प्रैक्सिया हम आराम से दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब क्या है, नहीं होगा, बुलिमिया, प्रोजेरिया या प्रैक्सिया ये सब नहीं होता है, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। डिस्प्रैक्सिया जो गतिक कौशल लिखने में या कुलने में, चलने में क्या होता है, समस्या होती है, माइंड डिसऑर्डर की कारण से समस्याएं होती हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आसानी से मिले, और जैसे इस तरह का दिक्कत है उसे इस वीडियो क्लास को आप लोग शेयर करें और समस्या कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप लोग इस क्लास में नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए, तो आप लोग चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्लास आपको मिले और आपका कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक अच्छी तरह से क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
यहाँ पे है इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है। अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसएबिलिटी है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता क्या है, उसे हम लोग को यहाँ पे देखना है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई, ये क्या है, इसकी एक विशेषता है, ये एक समस्या होती है। तो ये हम सही लेके चलेंगे। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि में कोई बात नहीं है, आपको बताया था कि है ना, बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं वो अधिगम क्षमता से थे, तो वो उसका आईक्यू कम नहीं था, ज़्यादा ही था, तो ये गलत हो गया। एक ही प्रकार गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, ये बात नहीं होगा। अन्य बच्चों को धमकाना था आक्रामक क्रियाओं में लगे रहना, ये सब नहीं होगा। डायरेक्ट हमारा ये आंसर होगा कि उससे क्या समस्या होती है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने था शब्दों पर पलटे जाने, मतलब दोबारा उल्टा जाने पर कठिनाई होती है, जिस बच्चे में अधिगम आवश्यकता पाई जाती है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सही आंसर सोचे होंगे और दिए भी होंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की, है ना, बच्चे की अधिगम नियोजकता की पहचान करता है। बच्चे की अधिगम नियोजकता पहचान, आपको किस किस तरह का नियोजकता आपको बता चुके हैं। अपमानजनक व्यवहार, तो ये अपमानजनक व्यवहार से नियोजकता नहीं कर सकते हैं। बी को डी, 21 को 12, वाज को साव, तो ये अधिगम क्षमता है, आपको ये पढ़ने में होता आपको बताया था डिस्लैक्सिया में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये सब गलत है। मनोभाव का जल जल बदला जाना, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा कि बी को डी, 21 को 12, वाज को साव लिखना, ये क्या है, अधिगम नियोजकता की पहचान करता है। ओके, तो आप लोग अच्छा जवाब दिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग सही जवाब दिए इसका 10 का। तो आपको जितने भी अधिगम क्षमता थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, उसे मैंने आपको बता दिया। उस पर किस तरह क्वेश्चन होते हैं उसे भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से सबको समझ गए होंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं ग्रुप क्लासेस ई लर्निंग पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरों तक भी पहुँचाता कि इसे दूसरों को लाभ मिल सके, उसे शेयर करें। और कोई समस्या है या कोई अच्छा तरह का आपको कहीं दिक्कत हो रहा है या कुछ और अच्छा जानना है तो आप इसे कमेंट करें, कमेंट से हमें पता चलता है, उस पर हम नई तरह से काम करते हैं और आपको अच्छा से अच्छा क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।